Good afternoon to all of you. Good afternoon. Only 24 students. बाकी नहीं क्या? ख्याल નથી કોને લેક્ચર નો? So last lecture we have discussed about the categorical data, quantitative variable वगैरह. In this lecture we will discuss about the single point, cross sectional and time series data. देखो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा सेकंड वाला टर्म जो है टाइम सीरीज, which is basically depending on time. So let's see. So टाइटल लिख दो बुक के अंदर, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज डेटा. देखो आप कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास, अगर आप कोई भी सर्वे करो तो अकॉर्डिंग टू टाइम कितना वेरिएशन दे रहा है उसके बीच में होगा. स्टेटिस्टिक जो है वो पूरा एक टाइम पे नहीं होता. हाँ, आप एक बात अलग है कि कोई एक चीज़ को आप एक टाइम पे भी एज्यूम कर सकते हो. जैसे हमने
फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सेल जो है अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के, स्नैपडील के सब एक ही टाइम पे हो गए, तो वो कौन सा डेटा कहलाएगा। और अगर आप अलग अलग टाइप की स्कीम रखोगे तो वो कौन से डेटास के अंदर आएगा वो देखेंगे। सो क्रॉस सेक्शनल डेटा का मीनिंग ये होगा कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो एक सेम टाइम पे होगा। क्रॉस सेक्शनल डेटा यानी कि आप जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो कोई एक फिक्स टाइम के अंदर होता है। तो ये अगर अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहो तो उसका एग्जांपल अगर आप देख लो तो ऑनलाइन शॉपिंग, इसके अंदर आप लिख सकते हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। वो अगर लिखेंगे कि 13 अगस्त टू 15 अगस्त तो सभी कंपनीज की डेट मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगी। उसके बाद जो परचेसिंग का जो रेट बनेगा तो उस डेटा को बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल डेटा, यानी कि एक ही टाइम पे अलग अलग तरीके से कलेक्ट किया हुआ डेटा। ये मैं लास्ट जो पहला एग्जांपल पढ़ा था ये वाला टेबल, ये टेबल कहीं ना कहीं हमें वही दिखा रहा है कि हमने एक ही टाइम पे इन 25 कंपनीज जो है ये सारी कंपनीज के डेटा हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। सो ये जो टेबल है ये टेबल आपका हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल डेटा। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और एग्जांपल के तौर पे अगर आपको लिखना है तो क्रॉस सेक्शनल डेटा में लिख दो। एग्जांपल के तौर पे कोई डेट डाल दो 13 अगस्त टू 15 अगस्त और नीचे डाउन एरो करके लिख दो अमेजोन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट वगैरह। तो आप उसको कलेक्ट कर पाओगे रियल लाइफ में भी कि यहाँ पर एक्चुअली टाइम जो है आपका फिक्स होगा। बस ये आपको याद रखना है, एक ही टाइम पे अलग अलग डेटा। तो टाइम सीरीज डेटा क्या होगा, देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है सीरीज, टाइम सीरीज, यानी कि टाइम सीरीज डेटा के अंदर आपको अलग अलग टाइम पे कितना डेटा कवर हो। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि जनवरी से लेकर दिसंबर अगर मैं डेटा काउंट करना चाहूँ तो जाहिर सी बात है पहले आएगा जनवरी, जनवरी से लेकर आया उसके बाद आएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, उस तरह से दिसंबर। तो यहाँ पर हमने किया मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि कोई प्रोडक्ट हमने ले ली, लैपटॉप जैसे कि कोई ले लिया, चलो i5 प्रोसेसर का कोई लैपटॉप है 1 TB का, हमें ये चेक करना है कि कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा लैपटॉप जो है वो लोगों ने परचेस किए। तो पहले हम सर्च करेंगे जनवरी में, जनवरी में सपोज कि 300 लैपटॉप्स है। उसके बाद हमने देखा कि चलो जनवरी में हमने कोई स्कीम लगा दी 26 जनवरी की। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में हमने लगा दी 15 अगस्त। उसके बाद हमने सर्च किया, उसके बाद लगाई दिवाली और उसके बाद क्रिसमस। तो जो आपने 4 मंथ अभी देखे जनवरी, अगस्त, उसके बाद अक्टूबर ले लो, उसके बाद दिसंबर, तो उन टाइम के अंदर आप देखोगे तो आपके डेटा जो है थोड़े से ज़्यादा हो गए। अगर रेगुलरली 300 लैपटॉप कंपनी जो है वो बेच पा रही है तो कुछ फेस्टिवल के टाइम पे मे बी 600 हो सकता है, 1000 हो सकता है। सो टाइम सीरीज डेटा जो है वो अलग अलग इंटरवल में, अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो अलग अलग इंटरवल में कलेक्ट किया हुआ डेटा विच इज नोन एज टाइम सीरीज डेटा। सो डिफरेंस क्या है, मेन तो ये डिफरेंस हर बार आता है। क्रॉस सेक्शनल डेटा के अंदर एक ही वक्त पे कलेक्ट किया हुआ डेटा और टाइम सीरीज के अंदर अलग अलग टाइम पे कलेक्ट किया हुआ डेटा। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. तो जल्दी से ये जो है Yes. इतना लिख दो जल्दी से, क्योंकि ये अभी हम 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उसके बाद तो होगा भी नहीं। जो मैंने हाईलाइट किया है वो पूरा लिख लो। सो ये बेसिकली आप देखो कोई भी अमेजोन आप लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूँ अभी ये पूरा हाईलाइट किया वो लिखते जाओ। अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो इसी तरह सेल वगैरह जो है एक ही टाइम पे होगा, अमेजोन, स्नैपडील वगैरह कुछ भी ले लो। और वहां पर जो डिस्काउंट दिखाते हैं कि जैसे कि 10% हो गया, 20% हो गया, अगर आप देखो फिर अभी जैसे कि अगस्त आने वाला है 15 अगस्त, ठीक है, तो उसका कोई सेल तो बनेगा।
अभी आप एक लैपटॉप की प्राइस सर्च करो, वो आप अगस्त के टाइम पे देखना, सेम ही प्राइस होगी, लेकिन वो क्या करता है पता है, थोड़े दिन पहले वो प्राइस बढ़ा देता है 10%, उसके बाद 10% का डिस्काउंट देंगे, कोई कूपन लगाने को बोलेंगे। तो ये सारा का सारा सेलिंग करने का मार्केटिंग आइडिया होता है। चीज वही है, प्राइस भी वही है, लेकिन सेल मतलब क्या? सेल से वो हमें एक्चुअली गुमराह कर रहे हैं कि भाई आप ये चीज खरीदो। अभी हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शनल डेटा और 1 मिनट, हाँ, क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड टाइम सीरीज डेटा। एक्चुअली ये कंपनीज में किस तरह से यूज होता है, अगर आप इंटरनेशनल कोई कंपनी ले ली, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो उसके अंदर इस ग्राफ का यूज किस तरह से है। देखो, आप कोई भी मैथमेटिकल चीज को जो रियल लाइफ में यूज होती है उसको आप इजीली ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैलकुलेट करके आप इजीली ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर ही सकते हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह ग्राफ यूज होगा। So let's see one example for time series. देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, द टाइम सीरीज इन फिगर 1.1 shows that US average price per gallon of conventional regular gasoline between 2006 to 2009। ये रहा ग्राफ। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको देखो, नीचे देखो, एक्स एक्सिस पे आपको दिया है मार्च 2006 से जुलाई 2009, और यहाँ पर आपको दिया है एवरेज प्राइस पर गैलन। सो ये जो डेटा है यार, डेटा है आपका टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, अलग अलग टाइम पे आपको यहाँ पर काउंट करना है। ये देखो यहाँ पर मंथ वाइज है,
मार्च से अक्टूबर, अक्टूबर से अप्रैल, अप्रैल से नवंबर, नवंबर से जनवरी, जनवरी से दिसंबर और दिसंबर से जुलाई। तो ये प्राइस जो है उसके बेस पे है कि यहाँ पर क्लियरली आपको बोला है कि higher gasoline prices have tended to occur in summer months with the all-time high average of $4.05 per gallon। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखो, ये सिंपल आपको ग्राफ दिया है कि भाई मार्च और अक्टूबर के बीच में इस तरह प्राइस जो है डिक्रीज हुई, उसके बाद इंक्रीज, डिक्रीज, उसके बाद वापस प्राइस इंक्रीज हुई, डिक्रीज, इंक्रीज, और यहाँ पर इंक्रीज और यहाँ पर डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पर बात करें जुलाई, यहाँ पर ध्यान से देखो, जुलाई के अंदर सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट यहाँ पर है $4.05। जुलाई के अंदर इतने साल 2006 से 9 के बीच में जो जुलाई जो महीना है हमारा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्राइस थी $4.05। सबसे कम प्राइस थी यहाँ पर जनवरी 2019। यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप इसको नीचे इस तरह से वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो ये आपका हो जाएगा जनवरी 2009। ये है डिस्ट्रीब्यूशन टाइम सीरीज। यहाँ पर आप क्लियरली बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा कब था, सबसे कम कब था, कॉन्स्टेंटली यहाँ पर देखो ध्यान से। तो अप्रैल 2007 से नवंबर 2007 के बीच में 3 महीनों के लिए थोड़ा सा कांस्टेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद सडनली यहाँ पर इंक्रीज हुआ, और नवंबर 2007 के बाद तो बहुत इंक्रीज हुआ। तो एक्चुअली ये ग्राफ दिखा रहा है। अगर हमें यहाँ पर काउंट करना है तो हम काउंट कर सकते हैं कि एवरेज प्राइस पर गैलन ले लो आप। जैसे कि कोई पेट्रोल की बात कर रहे हो तो गैलन पे उसका प्राइस कितना होगा, कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा। सो एवरीवन क्लियर हाउ टू ट्रेस द टाइम सीरीज चार्ट? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. उसके बाद अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, देखो जैसे कि शेयर बाजार के बारे में सबको पता है। शेयर बाजार जो अगर आप गूगल में देखोगे तो इस तरह का ही ग्राफ होगा। उसमें तो हर एक सेकंड के बाद, हर एक मिनट के बाद जो है वो प्राइस चेंज होते हैं। तो इसी तरीके से ग्राफ होगा। तो अगर हम शेयर बाजार के रिलेटेड बात करें यहाँ पर, तो एक कंपनी है डो जोन्स इंडस्ट्रियल। उसके अंदर 1997 से 2009 के बीच में जो सर्वे हुआ उसकी बात करेंगे। अगर हम हाँ, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, उसके अंदर ईयर वाइज दिया है 2003 से 2009 का डेटा, जिसके अंदर आपको नेट इनकम कितनी इन बिलियंस में कितना काउंट हुआ वो दिया है। अगर हम 2003 की बात करें, सॉरी हाँ ये मैकडोनल्ड वाला। तो सेकंड ग्राफ इज अबाउट द मैकडोनल्ड्स कंपनी। उसके ऊपर एक सर्वे हुआ है कि मैकडोनल्ड्स अगर 2003 में उसका आप ईयरली अगर आप देखो तो ईयरली उसकी नेट बिलियन में उसने जो प्रॉफिट वगैरह जो उसका हुआ वो तकरीबन तकरीबन 1 बिलियन से 2 बिलियन के बीच में था। आप बोल सकते हो 1.45 मिलियन। 2004 के अंदर उसने ब्रांचेस वगैरह इंक्रीज किए और उसका टर्नओवर जो है वो बिलियन 2 से ऊपर हो गया। 2005 के अंदर ज़्यादा ब्रांच करने के बाद उसका बहुत से प्रॉफिट हुआ, टर्नओवर बढ़ा। उसके बाद 2006 तो 3 से 4 के बीच में हो गया, लेकिन 2007 में सडनली उसका जो है टर्नओवर 2 से 3 के बीच में, यानी कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखो 2006 और 7 के बीच में कोई ऐसी कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से टर्नओवर कम हो चुका होगा, या तो आप बोल सकते हो थोड़ा सा लॉस हुआ है।
लॉस अगर आप देखो तो बिलियंस में हुआ है, वो भी डॉलर में। सो ये वाला जो है 2006 से 2007, वहां पर उन लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन किया 2007 के बाद। तुरंत 2008 में उसका प्रॉफिट देखो, डॉलर 4 बिलियंस के ऊपर हो चुका है। तो यहाँ पर उन लोगों ने 2007 में कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ पैरामीटर्स चेंज किए, जैसे कि आप सर्विस बोल सकते हो, ऑनलाइन आप कुछ भी ऐसा कुछ बोल दो जिसकी वजह से यहाँ पर उसके आप देखो बहुत इंक्रीज हुआ। डॉलर 4 बिलियन के ऊपर होना टर्नओवर, वो बहुत बड़ी बात है। फिर उसने उसने कुछ रिक्वायरमेंट देखी, कुछ ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन किया, जिसकी वजह से 2009 में मैक्सिमम $5 बिलियन के ऊपर उसका टर्नओवर हुआ। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, 2003 में 6 साल में उसका टर्नओवर 1.5 से 5.5 के आसपास हो चुका है। तो ग्राफिकल वे में अगर आप उसको डिस्कस करो, if you discuss with the help of the graph, then you can easily identify the कितना आपको रिक्वायरमेंट है, कितनी मॉडिफिकेशन है, आप बहुत अच्छी तरह से उसको एनालिसिस कर सकते हो। काफी ऐसी कंपनीज जो है जिसके अंदर आप टर्नओवर देखो तो अम, जैसे एक मुझे कंपनी का नाम, जैसे नोकिया ले लो आप। मोबाइल कंपनीज नोकिया का एक टाइम था जब 2000 के बाद उसकी आप टर्नओवर देखो तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड फ़ोन शुरू हुए, उसने कुछ सिस्टम में मॉडिफाइड नहीं किया। मैं मेरे ख्याल से उसका एक उसने टाइप किया था माइक्रोसॉफ्ट के साथ, नोकिया कंपनी ने। लेकिन उस टाइम पे एक्चुअली हुआ क्या, एंड्रॉयड मार्केट में नया था, और एंड्रॉयड जो ऐसी चीज़ है सबको अच्छी तरह से वो आती थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड बात करो थोड़ा सा डिफिकल्ट था नोकिया के लिए। आज आप देखो, सैमसंग कंपनी ले लो, एमआई कंपनी ले लो, ये सारी की सारी कंपनीज ने एंड्रॉयड को अपनाया और उसकी वजह से उसका टर्नओवर बहुत बढ़ चुका है। हालांकि उस टाइम पे, पहले के टाइम पे नोकिया टॉप पे थी, लेकिन उसने सिस्टम में कुछ मॉडिफाई नहीं किया, मॉडिफिकेशन नहीं किया, उसकी वजह से उसका टर्नओवर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया। यहाँ पर ऐसा कुछ तो मैकडोनल्ड्स ने किया होगा इन दो सालों में, उसकी वजह से देखो यहाँ पर 2009 में 5 पॉइंट, मेरे ख्याल से 5.5 के ऊपर चला गया। अगर आप लेटेस्ट सर्वे देखो तो 2020 के अंदर भी उसका टर्नओवर तो बहुत है, उसके अंदर आपको 2-3 महीने निकालने पड़ेंगे लॉकडाउन के। सो अगर आप 2020 वाला चार्ट देखो, जनवरी 2020 टू जून 2020, सो पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, जनवरी में इंक्रीज है, फरवरी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, मार्च के अंदर से उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर शुरू हो जाएगा, मार्च अप्रैल में, जिसके अंदर 0% होगा उसका। और अभी अभी अगर आप देखो 1 जून के बाद, 1 जून के बाद देखो तो थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। तो विच इज सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स, सिंपल ग्राफ यूज किया है यहाँ। एवरीवन क्लियर? और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2006 और 7 के बीच में जो मॉडिफिकेशन किया, वो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक जो पढ़ते हैं या फिर जो स्टैटिस्टिक पढ़ाते हैं, ऐसे कुछ मैथमेटिक्स की मदद से ही उन लोगों ने उसका कुछ मॉडिफिकेशन किया, जिसकी वजह से उसका ग्राफ जो है एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। सो अगर आप स्टैटिस्टिक की बात करो तो बहुत यूज है इसका, बहुत यूज है। अगर आपके फादर कुछ छोटा बिजनेस कर रहे हो तो आप मंथली सर्वे निकालो, चलो मंथली सर्वे निकालो, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, देन यू विल गेट आइडिया कि कहाँ पर कितना मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड। एवरीवन क्लियर? कोई तो बोल दो क्लियर है ऐसा। Yes. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. एक को बोला तब सब बोलेंगे, यूनिटी है। चलो 2 ग्राफ डिस्कस हुए। Yes, sir. अच्छा नहीं, तुम रह गए थे, थैंक यू। हाँ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको सिंपल एक प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, एक एनालिसिस बोल सकते हैं।
क्योंकि प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर उन लोगों ने एनालिसिस दिया है। चलो अभी यहाँ पर उन लोगों ने बोला है कि ऑक्यूपेंसी कितने हैं होटल्स के अंदर। एक साल के अंदर एक सर्वे किया है कि चलो एक साल से जनवरी से दिसंबर का सर्वे किया कि कौन कौन सा ऐसा महीना है, कौन कौन से ऐसे मंथ्स है जहाँ पर होटल की ऑक्यूपेंसी 98% है, 95% है वगैरह। सो यहाँ पर एक ग्राफ आप देख लो ध्यान से कि चलो ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ साउथ फ्लोरिडा होटल्स और यहाँ पर उसके परसेंटेज दिए। तो यहाँ पर उन लोगों ने जनवरी से दिसंबर का ग्राफ दिया है। 20, 40, 60, 80, 100, 100% के अंदर पूरा होगा होटल का ऑक्यूपेंसी। सो जनवरी में अगर आप देखो तो 80% फील हो चुका है। उसके बाद अगर आप देखो फरवरी में, तो फरवरी में मेरे ख्याल से 95, फरवरी में दिया है 95%, मार्च के अंदर दिया है 98%। उसके बाद डिक्रीजिंग हुआ, डिक्रीजिंग हुआ, डिक्रीज हुआ। जुलाई के अंदर वापस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, डिक्रीज 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 इंक्रीज डिक्रीज। यानी कि अगर आप सर्वे ले लो कोई होटल्स के अंदर तो ये तो नहीं बोल सकते कि सारे के सारे रूम्स जो है वो फिल हो जाएंगे। सो यू कैन इजीली से दैट कि जनवरी जो है, जनवरी में आप क्रिसमस वगैरह देख लो तो क्रिसमस होता है दिसंबर के अंदर। तो दिसंबर के बाद अगर आप देख लो तो बहुत से लोग आएंगे घूमने के लिए। कोई ऐसी जगह हो गई वहाँ पर फैमिलीज के साथ आएंगे तो स्टे करने के लिए उन लोग को कुछ चाहिए, तो वहाँ पर होटल की बहुत से सारे आप मेरे ख्याल से एक वेबसाइट है जिसके अंदर होटल्स के वगैरह का वो दिखाते, मैं भूल गया नाम। ट्रिवागो। ट्रिवागो। हाँ ओके, हाँ ट्रिवागो। हाँ उसके अंदर आप देखो तो उसके अंदर भी हमने जो पहले पढ़ा 5 स्टार, 3 स्टार वगैरह, तो पहले स्टार के बेस पे होगा, फिर कितनी वैकेंसी है वो होगा, कितने आपको स्लॉट में चाहिए। अगर आप फिल्टर करोगे देन यू विल गेट इजीली आइडिया कि 1500 के नीचे, 1500 और 3000 के बीच में, मोर देन 3000, मोर देन 5000, मोर देन 10,000। तो यहाँ पर जनवरी में मोस्ट ऑफ 80% ऑक्यूपाई हो चुका है। फेब्रुआरी में तो 95, और मार्च के अंदर तो कोई इस होटल के अंदर जो यहाँ पर दिया है साउथ फ्लोरिडा होटल्स, मार्च के अंदर तो 98% ऑक्यूपाई हो चुका है। अप्रैल के अंदर भी 93 जैसे समझ लो, अप्रैल के अंदर भी होटल्स के अंदर 93% फिल हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप मई के बाद, अप्रैल के बाद जाओगे तो धीरे धीरे यहाँ पर 80 के बाद हो गया 78, 78 के जैसे 63, उसके बाद वापस हो गया 78, वापस 62। यहाँ पर देखो सितंबर के अंदर ओनली फॉर 50%, 50% ही ऑक्यूपाई हुआ है, 50% ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, यानी कि 50% वैकेंसी है अभी। तो ये यहाँ पर ग्राफ रहा आपका, क्लियरली मेंशन है कि जनवरी से अप्रैल के बीच में, ठीक है, जनवरी से अप्रैल के बीच में है, अच्छी तरह से बिजनेस हो जाएगा। लेकिन जैसे आप मई की तरफ जा रहे हो, मई के बाद अगस्त तक, अगस्त के अंदर भी ठीक ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे सितंबर आ रहा है, सितंबर के अंदर ना तो कोई छुट्टी होगी तभी, ना तो कोई ऐसी सिचुएशन होगी, ना कोई ऐसा फेस्टिवल होगा। अक्टूबर आएगा तो उसमें चलो फेस्टिवल हो सकता है, नवंबर, दिसंबर। सो अगर आप कोई भी बिजनेस ले लो, होटल मैनेजमेंट ले लो, कोई ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस ले लो, सारे के सारे जो है वो इंडिया के अंदर एक फीचर मेंशन किया है यहाँ पर, फेस्टिवल। फेस्टिवल के नाम पे यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से वैकेंसी यहाँ पर ऑक्यूपाई कर सकते हो।
अब कोई भी चीज़ ले लो, अगर आप स्कीम वगैरह नहीं निकालोगे, कोई ऐसी चीज़ फेस्टिवल डिस्काउंट नहीं निकालोगे, तो जो बंदा बेच रहा है और जो कंपनी ऑफर दे रही है उसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होगा। तो स्टैटिस्टिक एक्चुअली क्या करेगा, वही सेम चीज़ अलग तरीके से वो बिकाएगा। बस स्टैटिस्टिक का यही है, सेम चीज़ वो कम दाम दिखा के आपको इस तरह से वो दिखाएगा कि आप परचेज कर लो। एवरीवन क्लियर? तो क्लियर हुआ कि नहीं, कोई तो बोलो। कोई आवाज આવે છે? हेलो, am I audible? Yes, sir. तो जल्दी से काम करो, क्योंकि मुझे लगता है एग्जाम्पल लिख दो तो बढ़िया। ये वाली जो हाईलाइट मैंने लाइन की है उसको पहले लिख लो, उसके बाद एक ग्राफ बनाना है आपको। सिंपल पहले इतना लिख दो, उसके बाद ग्राफ ट्रेस करेंगे। और अगर आप फ्री हो, नहीं वैसे तो आप फ्री नहीं होते, कितने लेक्चर्स होते हैं आपको, कितना पढ़ना पड़ता है आपको, फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल देना, क्योंकि हाँ सर। आप लोग बिजी है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको कितने काम है, बहुत काम है आपको तो सच में बीएससी आईटी मतलब बहुत काम करता है। सही बोला ना? हाँ आप भी सर। आप भी बोल रहे देखो। से बटर पॉलिश मत नहीं अब मुझे बटर खत्म हो गया हो तो रख दो सर। नहीं वो तो सबको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत एग्जाम्पल सोल्व किए, वो तो मुझे पता है। सेकंड सेम में तो मैथ्स में कितने किए कहाँ आपको मालूम। चलो इस सेमेस्टर की चर्चा करेंगे हम, पुरानी बातें छोड़ के नई बात पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। एक्चुअली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा टाइम हो आपके पास तो रियल लाइफ प्रॉब्लम वगैरह देखना। देखो कई बार क्या होता है, अगर सॉफ्टवेयर जो है इसके बेस पे ही बनते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह है, ईयरली सॉफ्टवेयर हो गए, कुछ भी सॉफ्टवेयर बना हो तो उसमें मैथमेटिक्स तो यूज होगा ही होगा आपका। तो अब मैं तो ये बोलूँगा आप कोई कोई एक ऐसे सर्वे करो कि जैसे कि एक ही टाइम पे अमेजोन की क्या प्राइस थी, स्नैपडील की क्या प्राइस हो गई, फ्लिपकार्ट की क्या प्राइस हो गई, चौथा तो कोई नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो तीन कंपनीज के सर्वे करो। मेरा कहना ये है कि तीनों कंपनीज के सर्वे करो, कुछ ना कुछ 90% तो कॉमन ही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो सकता है, वो आप देखो उसमें डिफरेंस है क्या। तो एक्चुअली होता क्या है, उससे थोड़ा लॉजिक बढ़ेगा, थोड़ा आपको थिंकिंग प्रोसेस जो है, थिंकिंग डेवलपमेंट, वो तो है ही बीएससी आईटी में, तो थोड़ी सी बढ़ेगी। सही बोला ना? बिल्कुल सही। वो तो पता है मुझे ना, तो कोई बोलेगा ही नहीं। तो जल्दी से लिख दिया। बाकी છે સર और इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे बढ़िया बात यह है कि सेक्शन 2 के अंदर एक हाइपोथेसिस वगैरह है। एक्चुअली हाइपोथेसिस बहुत यूज होती है, उसके ऊपर ही पूरा स्टैटिस्टिक डिपेंड है। हाइपोथेसिस मतलब क्या, मैंने जैसे कि 15 अगस्त को मैं सेल करने वाला हूँ, मैं जैसे कि एक सोच लेता हूँ कि चलो 15 अगस्त को 5000 मोबाइल फोन जो है वो तो पक्का बिकेगी ही, वो मेरी हाइपोथेसिस है।
अभी मुझे कुछ ऐसा काउंट करके कुछ ऐसी प्राइस निकालनी पड़ेगी जिसकी वजह से लोग उसे परचेज करें। अभी मैं अकेला डिसाइड कर लूँगा तो कोई परचेज तो नहीं करने वाला। कुछ मुझे ऐसा स्टैटिस्टिक यूज़ करना पड़ेगा। सो मैंने जैसे कि हाइपोथेसिस लेनी कि चलो 5000 जो मोबाइल्स जो है वो इस साल 15 अगस्त को पक्का बिक जाएगी। तो मुझे कुछ ऐसा मैथमेटिक्स और लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा और एक काउंट निकालूँगा। उस काउंट की मदद से प्राइस रखूँगा और उसके बाद मैं रिजल्ट चेक करूँगा कि 16 अगस्त को मैं चेक करूँगा कि कितने मोबाइल्स फ़ोन बिके। तो बेसिकली हाइपोथेसिस जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा यहाँ पर मैथमेटिक्स अलग होगा। अब तक हमने जो भी किया सिंपल इक्वेशन रख के उस तरह नहीं होगा, थोड़ा सा अलग हो सकता है। और जो लोग अभी गूगल क्लासरूम के अंदर ज्वाइन नहीं हुए उन लोग को बोल देना कि जल्दी से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से वेनसडे को हमारी बैच ए का ट्यूटोरियल होगा पक्का। बैच ए का ट्यूटोरियल हाँ ठीक है 10 के बाद होगा। सो अच्छी तरह से बुक भी बना लेना और मैं टाइम आपको दूंगा, उस टाइम पे आपको सॉल्व करके गूगल क्लासरूम में अपलोड भी कर देना है। चलो अब लिख दिया। दिया। अब ये जल्दी से ये ग्राफ पूरा का पूरा ड्रॉ करो मार्च से लेके जुलाई 9 तक। और ये 1.5 का डिस्टेंस रखा है, 0 से 0.5 के बाद 0.5 प्लस 0.51 0.5 का डिस्टेंस रखा है सब में। फर्स्ट सेम में ये है ट्यूटोरियल। फर्स्ट सेम में कहाँ था ये? ट्यूटोरियल बैच। मतलब आपने हाँ वो फर्स्ट सेम में था। एक्चुअली मैं चेक कर लेता हूँ कि किस तरह डिवीजन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद तो काफ़ी 2-4 लोग ऐड भी हुए होंगे क्लास के अंदर। तो मैं आपको बता दूंगा, कल मैं थोड़ा चेक करके आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा कि किस तरह से बैच जो है वो बनाए हैं। तो थोड़ी बहुत अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह भी थोड़ी सीख लेना।
Done. Yes, sir. Write down example number 2.
This one is the graph. Can you tell me this graph and this one, both are same or different? Graph number B and graph number C. Can anyone tell me what is the difference between them? ગ્રાફ ની અંદર યર સી ગ્રાફ ની અંદર એક આખા યર નું આપ્યું છે. Okay. And यहाँ पर स्पेस दी है, यहाँ पर स्पेस नहीं दी, उसका मीनिंग पता है किसी को? आई थिंक 12th में था थोड़ा बहुत. बोलो. 2004 के बीच में जो मंथ आते उसके लिए 2000 3 और 4 में जगह है ना बीच हाँ स्पेस में दोनों एक्चुअली रिप्रेजेंट है. ये वाला जो है इसको बोलेंगे बार चार्ट. एक्चुअली पढ़ना बाकी है अभी. इसको बोलेंगे बार चार्ट, इसको नीचे वाले को बोलेंगे हिस्टोग्राम. बार चार्ट के अंदर कॉलम्स के बीच में स्पेस रहती है और हिस्टोग्राम में कंटिन्यूटी होता है पूरा. दोनों को बीच में स्पेस नहीं होती. We will see in another lecture. First of all, draw it. Draw the graph number B. चलो ग्राफ हो गया सबका. So tomorrow we have lecture, third lecture at 11:05 to 12. Okay. In this lecture we will discuss about the next topic. So यहाँ पर मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं. Any doubt? Okay.